हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं डिम्पल कटारिया यहाँ पे आपको क्लास 10th मैथ्स का डीओई प्रैक्टिस पेपर 3rd जो है उसका सेक्शन 2 में आपको क्लियर कराऊंगी। ओके, सेक्शन 1 मतलब जो पार्ट ए है वो हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं और आज हम पार्ट बी का सेक्शन 1 लेंगे। ठीक है, ये जो सेक्शन 1 है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक के क्वेश्चन हैं। और बच्चों, ये जो हमारे पास पार्ट है ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि हर एक प्रश्न यहाँ पर 2 अंक का है। तो हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो आप अपनी कॉपी पेन जो है वो ओपन कर लीजिए और जो भी अपने डाउट्स हैं वो यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो वीडियो है मेरी इसको लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी आपके लिए जो भी अच्छे से अच्छा मटेरियल है वो रेडी करके ला सकूं। और दूसरी बात, आप जो सब्सक्राइब वाला जो बटन होता है उसके साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस करेंगे ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ साथ में आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है 21। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी if HCF of 759 and 44 is 2D minus 13। आपको 759 और 44 का ना पहले तो HCF यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर आपको क्या कहा है कि वो 2D minus 13 है, मतलब HCF की वैल्यू दे दी है। तो आपको यहाँ पर D का मान ज्ञात करना है। तो जो भी कॉन्सेप्ट है हम उससे स्टार्ट करते हैं। 759 और यहाँ पे 1 ये है क्या हमारे पास 44, इनका HCF है हमारे पास 2D minus 13। तो सबसे पहले हम HCF यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो HCF के लिए बेटा मैं यहाँ पर डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि जो है वो स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम 759 में डिवाइड करेंगे किससे, 44 से। तो आप यहाँ पर डिवाइड करके देखो, जब आप डिवाइड करते हो तो 44 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 44 1 जा कितना हो जाता है, 44 ही होता है। 75 में से 44 माइनस होगा। ठीक है, आपने 1 से डिवाइड कर रहे हो तो 5 माइनस 4 हो जाएगा 1 और 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे कितना है, 9 है। तो जब हम इस 9 के लिए यानी कि 319 हो जाएगा तो यहाँ पे आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 4 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 4 जा हो जाएगा 28, कैरी हो जाएगी 2, फिर 7 4 जा 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा 308, यानी कि आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 11 बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम 17 को 44 से यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 4 जा हमारे पास आता है 68, कैरी हो गई है 6, फिर 74 जा 68, 68 और 6 कितना हो जाता है हमारे पास 74। इतना आपको मिलेगा डिवीजन। मैंने यहाँ पे पहले अलग से करके दिखा दिया है, अब मैंने यहाँ पर एकदम एक साथ कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो 9 माइनस 8 आपके पास आएगा 1 और 5 माइनस 4 भी आपके पास कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे 11 से डिवाइड करेंगे किसको, 44 को। तो 11 4 जा हमारे पास हो जाएगा 44 और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाता है, 0। तो बच्चा जब भी हमारे पास रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 बच जाता है तो उस समय जो हमारा लास्ट डिवीज़र होता है, ठीक है, लास्ट डिवीज़र यानी कि जो भी हमारा यहाँ पे अंतिम भाजक होता है वही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब अब आप देखो कि आप अंतिम बार किससे भाग दे रहे हो, आप भाग दे रहे हो 11 से, तो आपका 11 क्या हो जाता है, HCF। तो ये जो आपके पास पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, इसमें आप इसका मान रख दीजिए। ठीक है, तो जब आप इसमें मान रखेंगे तो HCF का मतलब 11 और ये बराबर है किसके, 2D माइनस 13 के। तो यहाँ से हम 2D की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 13 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करके, वो प्लस में हो जाएगा, वहाँ जाके दोनों को प्लस करेंगे तो मिलेगा 24। सो D विल बी इक्वल टू 24/2 यानी कि 12। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 12 उत्तर आ जाता है और ये वाला क्वेश्चन नंबर 21 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कॉन्सेप्ट है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। आपको नेचर बताना है यानी कि जो भी मूल हैं उनकी प्रकृति बतानी है। किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों जब हम इसको सामान्य समीकरण जो होती है हमारी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से इसकी तुलना करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, तो a की वैल्यू हमें 1 मिलती है, b दैट इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू -7। तो यहाँ पर हम ना d को कैलकुलेट करते हैं यानी कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विवेचक, और जिसका मान होता है हमारे पास b² माइनस 4ac।
तो b की वैल्यू है -5, आपने स्क्वायर कर दिया। इसके बाद -4ac की वैल्यू में तो -4 लिया, a ये है 1 के इक्वल और c है -7, तो -5 का स्क्वायर यानी कि 25, माइनस माइनस हो गया प्लस, और फिर 4 और 7 आपके पास कितने हो जाते हैं मल्टीप्लाई करने पे 28 और 25 को जब हम यहाँ पर प्लस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 53। तो बच्चों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, इसका मतलब ये हुआ b² - 4ac, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 से ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब जो भी हमें मूल यहाँ पे मिलेंगे, यानी कि जो भी रूट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, वास्तविक मिलेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है वास्तविक मिलेंगे, यानी कि रियल नंबर आपको यहाँ पे रूट्स मिलेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ वो आपके लिए कैसे होंगे, अनइक्वल रूट्स होंगे, यानी कि असमान होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे यहाँ पे जो रूट्स हैं उनका नेचर हो जाता है, एक तो असमान हो जाते हैं और दूसरा हो जाते हैं वास्तविक, यानी कि रियल नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हो गया है, अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कॉन्सेप्ट है, इफ 4 and p and 1 and 0 are end points of the diameter of a circle of length 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि आपके पास एक वृत्त है, ये लीजिए, ये हमने यहाँ पर एक वृत्त ले लिया। ठीक है, और इस वृत्त में हमने क्या देखा है कि दो बिंदु दिए हुए हैं जो कि उस वृत्त के व्यास के अंत बिंदु है, यानी कि एंड पॉइंट्स है डायमीटर के। तो बच्चा डायमीटर हमारे पास हमने मान लिया कि ये वाली जो रेखाखंड है ये डायमीटर है, यानी कि व्यास है। तो जिसमें एक के निर्देशांक तो है हमारे पास 4p और दूसरे के हैं 1 and 0, ये a और ये b बिंदु हमने यहाँ पे मान लिया, यानी कि a के निर्देशांक 4 and p एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आर 1 and 0। ठीक है, और व्यास की लंबाई यानी कि जो लेंथ है डायमीटर की वो कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है। सो ए बी दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। ओके, ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। और अगर दूरी है तो यहाँ पर आप दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 10। आपके पास ए बी की वैल्यू 10 है, सो इट मस्ट बी इक्वल टू 10। क्लियर, जो ए है इसको हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं x1 y1, एंड जो बी है इसको हम सपोज कर लेते हैं x2 एंड y2। क्लियर, और जो भी वैल्यूज हैं वो अप्लाई कर देते हैं। x2 दैट मीन्स 1 माइनस x1 दैट इज इक्वल टू 4 होल स्क्वायर प्लस y2 is equal to 0 and y1 this is p, okay, and whole square, this must be equal to 10। तो अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, तो हम एक काम करते हैं ना, स्क्वायर रूट के साइन को हटा देते हैं, तो यहाँ पर हम वर्ग कर देते हैं। ठीक है, वर्ग यानी कि स्क्वायर हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये जो रूट का साइन है ये तो हट जाता है, और यहाँ पे 1 - 4 यानी कि -3 का होल स्क्वायर प्लस -p का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाता है एंड दैट इज इक्वल टू 100। क्लियर, अब आप इसे आगे सॉल्व कर दीजिए। -3 होल स्क्वायर दैट मीन्स 9 प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सो p स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 9 एंड 100 माइनस 9 दैट इज 91। तो बच्चों आपके पास यहाँ पे p की वैल्यू क्या हुई, आपको p मिला यहाँ पर 91 का स्क्वायर रूट, दैट मीन्स रूट 91, एंड इट मे बी प्लस और माइनस, इसकी वैल्यू प्लस और माइनस दोनों हो सकती है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ये तो मिल गया है, p की वैल्यू मिल गई है। तो अब p की वैल्यू आपको प्लस और माइनस रूट 91 मिलती है, तो इसका मतलब ये जो आपके a के कोऑर्डिनेट्स हैं ये चेंज हो जाएंगे। ओके, और जो भी a के निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 4 एंड प्लस माइनस रूट 91। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, इसमें आपसे कहा है कि वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सेंटर है, ओके, ये जो सेंटर है ये अगर मैं इसको ओ पॉइंट यहाँ पे दे देती हूँ, ओ नेम दे देती हूँ, तो हमें ओ जो है वो फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आप देखते हैं कि जो भी ओ पॉइंट है यानी कि जो सेंटर है, केंद्र है, ये हमारे पास क्या होता है, जो भी व्यास के अंतः बिंदु होते हैं उनका मध्य बिंदु होता है ना, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर।
अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि व्यास के अंत बिंदुओं का मध्य बिंदु। तो जो भी हमारे पास व्यास के बिंदु हैं, अंत्य बिंदु, हम उनको लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 एंड प्लस माइनस √91, ठीक है। उसके बाद आप देखिए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 एंड 0 है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दी 1 एंड 0। अब हम लेंगे यहाँ पे ओ के निर्देशांक, तो उसके लिए हमें मध्य बिंदु का फॉर्मूला चाहिए। तो ओ के लिए हम जब वैल्यूज देखते हैं तो हम मान लेते हैं एक x है और एक y है। तो जो x की वैल्यू है वो हमारे पास होगी x1 प्लस x2/2। इट मीन्स 4 प्लस 1/2, ठीक है, यानी कि सिर्फ प्लस होगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5/2, ठीक है। और अब आप लेंगे y वाले कोऑर्डिनेट्स। तो y वाले कोऑर्डिनेट्स में x1 जो है वो तो आपके पास प्लस है, माइनस भी है, तो प्लस माइनस √91, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट y2 की वैल्यू कितना है 0/2। बेटा जब भी हम 0 से ऐड करें या माइनस करें तो वो वैल्यू एज इट इज़ रहती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे o के निर्देशांक हो जाते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू तो हो जाती है 5/2 और y की वैल्यू हो जाती है √91/2। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 23 है। इसके बाद हम नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है ए बी इज ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। यानी कि जो भी हमारे पास यहाँ पे ए बी है वो 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खंड है। तो ये लीजिए, हमने यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लंबा ये जो लेंथ का हमने ये एक लाइन सेगमेंट ले लिया है, ठीक है। लोकेट ए पॉइंट सी ऑन ए बी, मतलब अगर मैं यहाँ पे रफ डायग्राम बना के दिखाऊं तो ए बी जो है इस पे सी पॉइंट हमें एक लेना है, ठीक है। और ये इस तरीके से लेना है कि ए सी इज इक्वल टू सी बी अपॉन 3, 1/3 सी बी, या फिर हम इसको बोलेंगे ए सी इज इक्वल टू सी बी अपॉन 3। तो बच्चा आप ए सी लिखो और सी बी को यहाँ ले आओ, मतलब इसे नीचे शिफ्ट कर दो, तो हमारे पास क्या मिलेगा 1 एंड 3। तो ए सी यानी कि ये वाली वैल्यू 1 होनी चाहिए और ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट तो ये हुआ कि हमें क्या करना है, ए बी को हमें 1:3 में यहाँ पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो 1:3 में जब हम डिवाइड करेंगे तो इसके लिए अब हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम क्या करेंगे, एक तो ए से यहाँ पर एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और उसके लिए एक रे ड्रॉ करेंगे और इस रे को हम यहाँ पर नेम दे देते हैं एक्स, ए एक्स रे, ओके। नेक्स्ट टाइम हम सेम एंगल यहाँ पर बी से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इस रे को हम यहाँ पर नेम दे देते हैं बी वाई रे। अब हमें 1:3 में डिवाइड करना है, ओके। तो नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, इक्वल इक्वल जो है वो यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे 1 की मार्किंग करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ एक ही चाहिए, एंड नेक्स्ट टाइम हमें 3 चाहिए तो हम 1, ये 2 और ये 3, इनको नेम दे देते हैं B1, B2 एंड B3। ये मार्किंग हमारी हो जाती है, ठीक है। और फिर अब हम क्या करेंगे, ये जो भी एंड पॉइंट्स है दोनों इनको मीट करा देते हैं। तो A1 को हमने B3 से मीट करा दिया, तो ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं हम इसको यहाँ पर नेम दे देते हैं सी पॉइंट, ठीक है बच्चा। तो ए सी हमारे पास अगर आप मेज़र करोगे 8 सेंटीमीटर का है ना, तो 8 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि आपके पास ए सी की वैल्यू तो मिलेगी 2 सेंटीमीटर और सी बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आएगी 6 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे मेज़र कर लीजिएगा, ये आपके पास 2 सेंटीमीटर होगी और यहाँ तक का जो पोर्शन होगा वो हमारे पास होगा 6 सेंटीमीटर का। तो अगर इतनी वैल्यू आती है तो इसका मतलब आपका आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। यानी कि पहले तो आप एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है, ये लीजिए हमने एक वृत्त बना दिया और इस वृत्त के चारों तरफ अब हमें क्या बनाना है, एक चतुर्भुज जो है वो खींचना है इस वृत्त के चारों तरफ। तो हम इस प्रकार से यहाँ पे एक चतुर्भुज जो है वो खींच लेते हैं, ठीक है। अब ये जो चतुर्भुज है हमने क्या बोला है यहाँ पे कि वृत्त के हम चारों तरफ खींच रहे हैं, इसका मतलब ये वृत्त के चारों हिस्सों को यहाँ पर क्या करता है, टच करता है, यानी कि स्पर्श करता है। और इसको हमने यहाँ पर नेम दे दिया है A B C और D, ठीक है।
अब आपसे कहे कि सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी जो है वो बराबर है किसके, ए डी प्लस बी सी के। तो बच्चों अब आप यहाँ पर देखो कि ये जो आपके पास चतुर्भुज है यानी कि क्वाड्रिलेटरल, ये इस वृत्त को यहाँ पर 4 पॉइंट्स पर, 4 बिंदुओं पर स्पर्श करता है यानी कि टच करता है। इनको हम यहाँ पर नेम दे देते हैं पी, क्यू, आर और फिर एस। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक तरह का ये कॉन्सेप्ट हो गया कि जैसे कि ए हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है यानी कि बाह्य बिंदु है। ठीक है, और उस बाह्य बिंदु से हमने यहाँ पर इस वृत्त पर ये दोनों स्पर्श रेखाएं खींची हैं। तो हम तो ये जानते हैं कि जो भी हम वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं उनकी जो लेंथ होती है, उनकी जो लंबाई होती है वो कैसी होती है, समान होती है। इसका मतलब ए पी का मान ए एस के बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ए पी जो है दिस इज इक्वल टू ए एस। ओके, अब जैसे ए पी की वैल्यू इसके इक्वल है, ऐसे ही अगर हम पी बी को देखें तो पी बी किसके इक्वल होगी, बी क्यू के इक्वल होगी। ओके, पी बी दैट इज इक्वल टू बी क्यू। सिमिलरली अगर हम सी पॉइंट को देखते हैं, ठीक है, तो सी पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से सी आर है और ये किसके इक्वल होगा, सी क्यू के इक्वल होगा। सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। एंड जो लास्ट पॉइंट है उसमें हम देखेंगे तो डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉन की गई है वो डी आर और डी एस है। तो ये सब स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती है। सो हम यहाँ पर इनका जो रीजन है वो मेंशन कर देते हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि बाह्य बिंदु से, ठीक है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। अगर ये सब हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है तो ये जितनी भी हमारे पास चारों इक्वेशंस आई हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं। इसको नेम दे देते हैं 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो जाता है हमारे पास एडिंग इक्वेशंस 1 to 4। इसका मतलब समीकरण 1 से 4 का योग करने पर। तो चलिए प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप प्लस करोगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ को एक साथ लिख लो। ए पी है, ए पी के बाद प्लस पी बी, फिर उसके बाद प्लस सी आर प्लस डी आर, और दूसरी तरफ आपके पास है ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब हम ना यहाँ पर इनकी ना पेयरिंग करते हैं यानी कि जोड़े बनाते हैं। अब देखो आप जोड़े कैसे बनाओगे, जैसे कि अब आप यहाँ पे देख रहे हो ए पी प्लस पी बी है, ठीक है, तो यानी कि ए पी तो ये है और पी बी ये है, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो ए बी मिल जाएगा, यानी ए पी और पी बी का आपका पेयर बन गया। ठीक है, ऐसे ही अब आप यहाँ पर देखो सी आर प्लस डी आर, सी आर आपके पास ये है, डी आर ये है, तो सी आर और डी आर का आपका पेयर बन गया, ये तो इजीली बन गया। अब देखते हैं दूसरी तरफ ए एस। तो ए एस के साथ अब आप बताइए कि किसको आप यहाँ पे ऐड करेंगे ए एस के साथ। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपके पास है ए एस यहाँ पे है, और उसके बाद ए एस के साथ अगर डी एस को ऐड करेंगे तो ए डी का पेयर बनेगा। ठीक है, तो हमें ए एस को डी एस के साथ ऐड करना है, तो यहाँ पे ये ए एस और इसको ऐड किया डी एस के साथ, तो बी क्यू और सी क्यू का यहाँ पे आराम से पेयर बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसी प्रकार से लिख देते हैं। तो इसका मतलब अगली बार हम यहाँ पर ए पी को पी बी के साथ सेट करेंगे, ओके, एंड सी आर प्लस डी आर लिखेंगे, एंड नेक्स्ट टाइम बी क्यू को आप सी क्यू के साथ ऐड करोगे और डी एस को आप ए एस के साथ ऐड करोगे। तो इन सब की वैल्यूज़ को जब हम प्लस ऑन कर देते हैं तो ये हमें मिलेगा ए बी एंड दिस विल बी इक्वल टू सी डी, और ये आपके पास होगा बी सी प्लस ए डी, और यही आपको यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है बच्चा, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट दैट मीन्स ये वाला जो क्वेश्चन है ना चॉइस बेस्ड है, ओके, यानी कि अथवा वाला प्रश्न है। इन द फिगर एम एन एंड एम पी आर टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। यहाँ पे एक वृत्त है जिसका केंद्र आपको ओ दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एम एन और
MP ये हमारे पास इसकी क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। MN का मान आपके पास 4.5 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स 4.5 सेंटीमीटर। सिंस ये आपके पास टेंजेंट है तो बच्चों इनकी जो वैल्यू है वो कैसी होंगी, सेम होगी, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट जो होती है वो हमारे पास इक्वल होती है। तो MN भी 4.5 हो गया और MP भी 4.5 हो गया। ये तो हो गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है द लेंथ ऑफ द कोड PN। ये जो कोड है आपके पास PN, आपको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अब बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपके पास ना इस क्वेश्चन में कोण NMP, एंगल NMP, इसकी वैल्यू जो है वो 60 डिग्री जो है वो गिवन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक काम करें क्या कि सेंटर से, जो भी आपके पास सेंटर है, इस सेंटर से M तक एक लाइन ड्रॉ करें तो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये इस वाले कोण को और क्या करेगी, 2 बराबर भागों में बांट देगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोण NMO का मान यहाँ से निकालें या फिर हम यहाँ पर कोण PMO का मान यहाँ से निकालें तो वो 60 डिग्री का आधा हो जाएगा। 60 डिग्री का आधा यानी कि वो 30 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है बच्चा, यहाँ तक क्लियर है। अब आपके पास ये वाला कोण 30 डिग्री हो गया है, तो हम एक काम करते हैं, जो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, यहाँ पर देखो ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि जो भी कोड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अगर मैं इस पॉइंट को Q नेम दूँ तो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि जो NQ है, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन OM पे ये परपेंडिकुलर है। इसका मीनिंग ये हुआ कि NQM जो भी यहाँ पर एंगल बन रहा है वो हमारे पास कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो बच्चा ये 90 डिग्री का एंगल हो गया है और ये वाला आपके पास है 30 डिग्री का एंगल, तो आप यहाँ पे ये वाला एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल। सो एंगल QNM आपके पास कितना होगा, 90 डिग्री तो है ही, टोटल अगर आप देखेंगे तो 180 होता है, यानी कि 180 डिग्री में से आप एक तो 90 डिग्री और एक 30 डिग्री को माइनस कर दीजिए, तो 180 माइनस 120 डिग्री हमारे पास हो जाएगा कितना, 60 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। तो बच्चा ये वाला जो कोण आपको मिला है ये 60 डिग्री आपको मिल गया है। अब ये वाला जो कोण आपको 60 डिग्री मिला, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कोण भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा सिमिलरली। तो हम यहाँ पर आगे लिखेंगे सिमिलरली, यानी कि इसी प्रकार से एंगल, यहाँ पे हम इसको नेम देंगे एंगल QPM, ठीक है, QPM, और ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला एंगल भी आपके पास 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये कंप्लीट भी क्या है, 60 डिग्री। तो अगर हम इन तीनों साइड्स को देखें तो तीनों साइड्स के अकॉर्डिंग ये हमारे पास कैसा ट्राइंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे कि इस प्रकार से ये जो हमारे पास ट्राइंगल मिला है MNP, ये कैसा हो गया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका मतलब समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज में जितनी भी भुजाएं होती हैं, ओके, जितनी भी साइड्स होती हैं वो सारी कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो MN और NP और P, ये जो है आपके पास तीसरी साइड क्या है, MN NP और एक है MP, ओके। तो ये जो तीनों साइड्स हैं इक्वल हो जाएंगी 4.5 सेंटीमीटर के, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इफ x इज इक्वल टू a sec थीटा, ओके, एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा, then show that b square x square minus a square y square is equal to a square into b square। तो हम ना इसका लेफ्ट हैंड साइड है ना ये लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है b square x square minus a square y square। सो स्टूडेंट्स वी हैव द वैल्यू ऑफ x, हमारे पास x स्क्वायर हम कैलकुलेट कर सकते हैं x की वैल्यू से। x इज इक्वल टू a sec थीटा, तो ये आपने इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस a स्क्वायर, एंड y की वैल्यू है आपके पास b tan थीटा, ओके, एंड आफ्टर स्क्वायरिंग वी गेट b स्क्वायर a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ पे आपके पास कॉमन है, सो वी टेक कॉमन, और जब आप इसको कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास इन ब्रैकेट वैल्यू मिलती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा।
So student, this is the identity. You know very well that sec square theta minus tan square theta is equal to 1. ये आपकी एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होती है. तो जब आप इसकी वैल्यू अप्लाई करते हैं देन a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 के इक्वल. तो आपको ये किसकी वैल्यू मिलेगी, a स्क्वायर बी स्क्वायर के. एंड दिस इज योर RHS. यू कैन सी इट फ्रॉम हियर. सो बच्चा, आपके पास आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और आपने राइट हैंड साइड के इक्वल इसको ले दिया है. दैट मीन्स आपने इसको प्रूव कर दिया है. हेंस प्रूव्ड. क्लियर. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास उसको देख लेते हैं. ये आपका चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है. फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इफ साइन थीटा माइनस √3 cos थीटा इज इक्वल टू 0. जब आपके पास ये वैल्यू गिवन है कि साइन थीटा माइनस √3 cos थीटा क्या है, इक्वल टू 0 है. वेयर जो थीटा की कंडीशन है वो ये है कि इसकी वैल्यू 0 से 90 डिग्री के मिडिल में होनी चाहिए. ओके, मतलब इसके बिटवीन होनी चाहिए. जैसे 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 नहीं हो सकता, मतलब 0 से 90 के बीच में. सो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, दिस विल बी इक्वल टू √3 इंटू कॉस थीटा. कॉस थीटा को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए. ये √3 के साथ मल्टीप्लाई यानी कि गुना हो रखा है तो यहाँ पर आकर डिवीजन में हो जाएगा. एंड दिस इज इक्वल टू √3. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा. और ये इक्वल है √3 के. बच्चे √3 तो tan के कॉन्सेप्ट में वैल्यू किसकी होती है, 60 डिग्री की होती है. करेक्ट. सो tan थीटा इक्वल्स टू tan 60 डिग्री. अगर आप यहाँ से दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, थीटा मिल जाता है 60 डिग्री के. ओके, दैट्स योर आंसर. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे पार्ट बी का सेक्शन नंबर 2. दैट मीन्स 3 मार्क के क्वेश्चन हम लेके आएंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल.